Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released movie called Bloody Ishq जो कि हाल ही में थिएटर्स में आई थी। मैंने सोचा कि नई मूवी है, इनफैक्ट मैं अलिका वधू वाली एक्ट्रेस अविका गौर का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, तो सोचा कि लास्ट मूवी जो मैंने एक्सप्लेन करी थी यानी कि 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट, तो सोचा कि अगली मूवी भी अविका गौर की ही लेकर आऊँ। बट सच कहूँ तो इस मूवी से थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। अब वो मैं क्यों हूँ, इस मूवी के एंड में इसका जवाब जरूर मिलेगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जिसकी शुरुआत में स्कॉटलैंड के एक समुद्र के अंदर हम अविका गौर यानी कि इस कहानी की मेन लीड कैरेक्टर नेहा को देख पाते हैं, जिसके बाद में 3 हफ्ते के बाद सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां हम उसके पति रोमेश को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर से पूछता है कि उसे ठीक होने में भी कितना टाइम लगेगा। जहां पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि दिमागी हालत अब पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, याददाश्त खो चुकी है, तुम्हें उसे याद दिलाना पड़ेगा कि आखिर तुम उसके क्या लगते थे, उसका पास्ट क्या था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक जिंदा इंसान तो है मगर पुरानी यादें उसके साथ नहीं। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं तो उसे एक छोटा बच्चा मिलता है। अब नेहा उससे कुछ पूछ पाती कि तभी वो एक आत्मा में बदल जाता है और कहता है कि इस बार तो नहीं बचेगी। एंड देन ये अपने एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से अपने एक प्राइवेट आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका एक खुद का बहुत ही शानदार बंगलो होता है। यहाँ अंदर आने के बाद में मेन डोर बंद होता है तो रोमेश कहता है कि मैं पीछे से जाकर के दरवाजा खोल करके आता हूँ, कि तभी उसे दीवार पर लिखा दिखाई पड़ता है गेट आउट। अब जैसे ही वो उसके पास जाती है कि तभी एक आत्मा का हाथ उसे दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट अब तो उसका खुद का दरवाजा भी बंद हो चुका था, वो परेशान होने लगती है, पैनिक हो जाती है कि तभी वहां पर रोमेश आकर दरवाजा खोलकर उसे घर में एंटर करवा देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस बहुत बड़े बंगले के अंदर रिनोवेशन के लिए ढेर सारा सामान आया पड़ा होता है। तो नेहा पूछती है कि आखिर ये सारा सामान यहाँ पर क्यों है, जहाँ पर उमेश बताता है कि आइडिया तुम्हें ने तो दिया था कि आखिर इस घर को हम एक अच्छे से रिजॉर्ट टाइप में बदल देंगे और फिर इसे एक रेंट पर दे देंगे, जिससे कि हमारा कर्जा भी चुक जाएगा और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये अच्छे से मैनेज भी हो जाएगी और इसका काम भी आएगा। तो बेसिकली हुआ ये होता है कि रोमेश जो कि इस वक्त करीब करीब बैंक करप्ट हो चुका होता है और अब उनके पास में लास्ट में सिर्फ यही प्रॉपर्टी बची होती है। तो कुल मिलाकर के जहाँ एक तरफ रोमेश अपनी इस प्रॉपर्टी को एक अच्छा सा रिजॉर्ट, एक अच्छा सा हॉलीडे प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपनी पुरानी यादों से जूझ रही थी, क्योंकि उसे पुराना कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट जब रोमेश ने बताया कि वो उसका हस्बैंड है तब जाकर उसे बात मालूम चली, और जब अपनी पुरानी फोटोज देखती है तो कहती है कि इन फोटोज के अंदर जो नेहा है कितनी खुश है, उसे तुमसे प्यार है, आंखों के अंदर दिल लगी झलकती है, मगर मैं जो कि एक जिंदा लाश बनी फिर रही हूँ, आखिर मेरे साथ वापस से सब कुछ ठीक कब होगा। जिस पर उमेश उसे विश्वास दिलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी सच्चाई पता करनी है तो मेरे साथ चलो। वो उसे एक पियानो के पास ले जाता है और कहता है कि जरा अपनी उंगलियां इस पर रखो, और जैसे ही नेहा अपनी उंगलियां पियानो पर रखती है कि ऑटोमेटिकली वो पियानो को बजाने लगती है, मानो जैसे कि कोई धुन है जो उसके दिमाग में थी। तब उमेश उसे बताता है कि जब तुम मुझसे प्यार करती थी तब तुम ही ने मेरे लिए इस प्यारी सी धुन को पियानो से निकाला था, और अब जैसे जैसे तुम म्यूजिक के करीब आती जाओगी तुम्हारी पुरानी यादें भी तुम तक पहुंच जाएगी। ऐसे करके यहाँ पर इनकी दोस्ती हुई कैसे थी वो भी दिखाया जाता है कि पास्ट में एक बार ये क्लब में जा रहे होते हैं, इनका फोन गलती से एक्सचेंज हो जाता है, दोनों के पास iPhone 12 होता है या पता नहीं 13 होता है। तो यहाँ रोमेश अपने फोन पर फोन लगाता है। खैर हैरानी की बात ये थी कि लड़कियां अपना फोन बिना लॉक लगाए रखती है, तो बड़ा अनयूजुअल सा पॉइंट था। खैर इस मूवी की मैया हम एंड में पोतेंगे, उससे पहले स्टोरी लाइन पर आते हैं। तो देखते ही देखते इन दोनों की ही बीच दोस्ती हो जाती है। ये लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, चेस खेलते हैं। और अब जब नेहा को पता लगता है कि हाँ भाई हमारे बीच में काफी ज्यादा प्यार था, तो इस रात को इन दोनों में ही परवाना मस्ताना का खेल खेला जाता है। लेकिन तभी रात को एक कांच टूटने की आवाज आती है, तो दोनों उसकी आवाज से नीचे आ जाते हैं। अब जिन सीढ़ी से उतरते हैं ये बहुत प्यारी सीढ़ियां हैं, मैं बताऊंगा क्यों है, एंड तक देखना मजा आएगा अभी। तो भाई साहब जैसे ये लोग नीचे आते हैं देख पाते हैं कि कांच को किसी ने तोड़ दिया है। अब यहाँ पर इस आइलैंड पर जो कि सिटी से ऑलमोस्ट 100-125 किलोमीटर दूर है, तो कौन आएगा इनको नुकसान पहुंचाएगा। और वैसे भी जो वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए वो तो सुबह ही आते हैं। एंड देन सुबह का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर काम करने के लिए ढेर सारे वर्कर्स आए होते हैं। रोमेश बताता है नेहा को कि अभी तो मैं एक ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने पास ही में एक ऑफिस लिया है, तो तुम अगर घर पर टाइम स्पेंड करना चाहो तो कर सकती हो। वैसे यहाँ पर टावर नहीं आता, अगर तुम्हें टावर लेना है तो तुम ऊपर हील पर जा सकती हो, मतलब उस रिजॉर्ट के या उस आइलैंड की सबसे ऊपरी छोर पर। तो अब रोमेश भाई साहब तो निकल जाते हैं काम पर, बाकी वर्कर अपने इस घर को रिनोवेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अकेले बैठकर नेहा एक किताब पढ़ने लगती है कि तभी उसे घर में किसी के होने की आहट आती है। तो वो
वही स्पेशल सीढ़ियों से उतर करके देखने पहुंचती है कि भाई यहाँ पर है कौन। तो उसे सामने एक बुक शेल्फ दिखाई पड़ता है, वो बुक शेल्फ के पास जाती है, तभी उसमें से एक छोटा सा होल्डर निकल के नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो होल्डर को उठाने के लिए नीचे झुकती है और ऊपर देखती है तो एक शख्स मतलब एक लड़की वहां पर खड़ी होती है और वो अपना नाम आयशा बताती है। आयशा का कहना था कि यार तू मुझे कैसे भूल सकती है, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम इंडिया से स्कॉटलैंड साथ में पढ़ने आए थे, स्कॉटलैंड में हमने जॉब करी, तेरी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हुई, खैर हो जाएगी, कुछ दिनों बाद में तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू मुझसे कॉल पर हमेशा कनेक्टेड रहती थी, बहुत टाइम से बातचीत हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट तुझसे मिलने के लिए घर आ जाऊं। अब यहाँ पर हम आयशा का थोबड़ा देख पाते हैं जो कि थोड़ा सा कटेड होता है, अब क्यों कटा है वो एंड में पता चलेगा। खैर बातों ही बातों में आयशा नेहा को रोमेश के खिलाफ भड़का देती है और कहती है कि यार तुझे बंदा थोड़ा अजीब नहीं लगता, ऐसे वैसे है नहीं, तेरी ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, इनफैक्ट पूरा परिवार इंडिया में है, अकेला ही रहता है, कहीं इसका कोई और चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा, तुझे साइड में तो ले जाकर नहीं रख रहा। तो कहीं ना कहीं अब नेहा के भी माइंड में डबल अफेयर्स वाले ख्याल खोपड़ी में आ जाते हैं और रात को जब ये लोग बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं तो वो उल्टा सवाल रोमेश से पूछ ही लेती है। खैर जिस वक्त ये घर पर झगड़ा कर रहे थे तो एक बेसमेंट में जाने वाली लिफ्ट भी थी, तो वो कहती है कि ये तो देखा था मैंने कल खुली हुई थी, आज लॉक लगा हुआ है, ऐसा कैसे। तो रमेश कहता है कि इस पर ध्यान मत दो, वैसे भी नीचे बोर्ड गैराज तक जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे बस एक पूल टेबल रखा हुआ है, तुम इसको छोड़ दो, वहाँ पर वैसे भी रिनोवेशन का काम चालू है। देन ये लोग रूम में आ जाते हैं। अब रोमेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई आज तुम्हें हो क्या गया है, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रही हो, कहीं तुम किसी से मिली तो नहीं। जिसके बाद नेहा बताती है कि आयशा आई थी यहाँ पर। तो रोमेश अपनी ड्रॉर में से एक लेटर निकाल करके उसे देता है और कहता है कि आयशा जिसने लेटर तुम्हें तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले दिया था और कहा था कि रोमेश एक अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ नहीं रहना चाहिए, वो ये सब हमें भड़काने के बारे में कह रही है। बेबी मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम जानती हो ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा चाहत है। तो अपनी नेहा जो कि मतलब प्यार की भूखी या फिर कहें कि सड्यूस्ड पर्सन, वो भी उसकी बातों को मान जाती है। ये लोग नहाने पहुंचते हैं, साथ में हमाम साबुन के साथ नहाते हैं। खैर साबुन तो मुझे नहीं पता, शायद शावर जेल यूज़ कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के नहा धो के जब वो सोती है तो अगेन रात को वही सारी आवाज़ें उसे परेशान करने लगती है। तो उठ करके नेहा उन्हीं चमत्कारी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और पहुंचती है उसी बेसमेंट में जाने वाली लिफ्ट के पास में कि तभी एक अनजानी शक्ति की आत्मा वाला हाथ उसे जोरदार धक्का देता है। तो नेहा को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो अनजानी ताकतें हैं या फिर बुरी आत्माएं अच्छी आत्माओं से अभी तक तो पता नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए जो चुल काटती है इंसानों के नीचे, क्या हुआ देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये अकेली ही बेसमेंट में निकल जाती है बिना अपने पति को उठाए। अब बेसमेंट में जाने के बाद में वो देख पाती है कि वहां पर कुछ तो ऐसा है जो कि अनयूजुअल है। इसी के साथ एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है जिसे की लकड़ियां ठोक पाट के बड़े बड़े तालों से बंद कर रखा था, यानी कि उसके पीछे कोई राज दफन था। एंड देन वो डर के मारे ऊपर आ जाती है, मगर उसे अभी भी अपनी कुछ पुरानी यादें आने लगती है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब रात को जब वो वहां गई थी तो उसे एक कार्ड मिला था, ये कार्ड था देवदत्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और जैसे कि हर रोज मॉर्निंग में अपना रोमेश भाई निकल पड़ता है काम पर, घर के अंदर रहती है अपनी नेहा अकेली। तो अगेन आज उससे मिलने के लिए आयशा आ चुकी होती है और कहती है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो पुलिस की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। तो जिस देवदत्त पुलिस भाई साहब का इनके पास में कार्ड होता है तो ऊपर हील पर जाती है उसे कॉल करने के लिए और कहती है कि न जाने क्यों मेरे पास आपका कार्ड पड़ा है, एक बार आप मुझसे मिलने के लिए जरूर आइए। तो यहाँ पर देवदत्त जी आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्ही ने ही बुलाया था इस घर के अंदर। याद से करीब 3-4 हफ्ते पहले की बात है, जब मैं यहाँ पर आया था तो तुमने कहा था कि इस घर के अंदर कुछ तो अनयूजुअल है, इसीलिए मैंने ही तुम्हें अपना कार्ड दिया था। खैर जब तुमने मुझे बुलाया था तो तुमने अपने पति के खिलाफ कुछ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बोला था। अभी तुम्हें कुछ याद नहीं है तो अगर कुछ याद आए तो जरूर बताना। एंड देन वो वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही वो निकल जाता है तो वो अपनी उन बातों को याद करने की कोशिश करती है, ढेर सारा पियानो बजाती है और बहुत सारे क्लूज इकट्ठा करने की कोशिश करती है कि आखिर उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे, वो पति के खिलाफ कोई रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाना चाहती थी। ये सारे सवाल उसे मन ही मन खा रहे थे। और रात को जब रोमेश आता है तो उसकी तो रोटी बना दी थी नेहा। कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, छिपा क्या रहे हो, आखिर क्यों मैंने घर में पुलिस को बुलाया था जिसका कार्ड अब कल ही मुझे मिला था, क्या रीज़न था, मुझे सारी सच्चाई बताओ। लेकिन भाई अपना बातों को घुमा देता है और कहता है कि ये सारा तुम्हारा मन का वहम है। जिस बंदे से हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने कहा था कि ये प्रॉपर्टी हॉन्टेड है, मतलब कि भूतिया, तो शायद वही सारी चीज़ें तुम्हें तंग कर रही होगी, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। वैसे भी इसे रिनोवेट करवाने के बाद में हम इसे किसी अच्छे मालिक को बेच देंगे, फिर पैसे लेके निकल जाएंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा को फिर अगेन चुल मचती है। तो वो सोचती है कि अगर घर भूतिया है तो भूत को भगाने वाला चूतिया, मतलब
हॉरर साइकिक घर में आना ज़रूरी है, तो वो निकल पड़ती है ऐसे भाई साहब से बात करने के लिए जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को टैकल करने में होशियार होता है। तो वो पहुंचती है जहाँ पे ये भाई साहब बताते हैं कि मैडम हम तो आपको जानते हैं, हम तो एक बार पहले भी आपके घर पर आए हैं। और फिर वो निकालता है अपना चमत्कारी लैपटॉप। अब इस लैपटॉप को चमत्कारी क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अंदर ये बताता है कि एक बार मैं और मेरी कलीग हम दोनों आए थे आपके घर में ये चीज़ पता करने के लिए कि आखिर घर में आपको हॉन्ट कर कौन रहा है, आखिर एक्टिविटीज़ ऐसी क्यों हो रही है। तो उस वक्त आपको एक लॉकेट मिला था। तो यहाँ पर जो उसकी कज़न होती है वो नेहा को बताती है कि अगर इस लॉकेट को नमक के पानी में रख दो तो भूत की ताकत आधी हो जाती है, एंड देन इसे जला दो तो हमेशा के लिए भूत भाग जाता है। क्योंकि भूत की जो आत्मा है वो इस धरती लोक पर इसी लॉकेट के जरिए ही जुड़ी हुई है। मतलब इसका जो मीडियम है, सोर्स है, वो ये लॉकेट है। तो अगर लॉकेट तबाह तो भूत तबाह। मतलब समझ रहे हो ना, भूत कैसे भगाते हैं। अब तो तुम और मैं भी भूत भगा सकते हैं, क्या बोलते हो। खैर मूवी मुझे हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा लगी। क्यों लगी वो एंड तक रुकना, तुमको सब बताता हूँ मैं। तो ये लोग जब ये स्पिरिट वगैरह के साथ में खेल खाल रहे होते हैं कि तभी वो स्पिरिट इन पर हमला कर देती है और जो कलीग होती है उसका मुंह तो पूरा लंबा हो जाता है और मानो कि भूत ने उसे भी पजेस्ट कर लिया है। और इन्हीं सारे कांड के बाद में ये जो साइकिक होते हैं, मतलब पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट होते हैं, ये अपनी दुम दबाकर वहां से भाग निकलते हैं और वापस कांटेक्ट ही नहीं करते हैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट को। और अब एट द एंड सारी सच्चाई जान लेने के बाद में जब वापस से नेहा अगेन अपने घर में आती है, रोमेश के पास सोई होती है, उसे घर के अंदर यही सारी चीजें और ज्यादा मालूमात करनी होती है। तो कैमरा लगा करके बेसमेंट के सामने उसे खोल करके नीचे जाने वाली होती है कि तभी अगेन वही चुड़ैल आत्मा उसे परेशान करने लगती है। इनफैक्ट उसे वो लाइब्रेरी तक पहुंचा देती है और लाइब्रेरी के नीचे जो उस दिन एक छोटा सा होल्डर गिरा था तो वहां उसे इस बार मिलती है एक यूएसबी। और इस यूएसबी के अंदर अब आधी सच्चाई हमें पता चलती है कि कुछ टाइम पहले रोमेश को भी ये बात पता लग चुकी थी कि इस घर में कुछ तो हॉन्टिंग है जो कि उसे यहाँ पर रहने नहीं देगा या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये सारी बातें जानते हुए भी उसने नेहा को इसके बारे में नहीं बताया। तो अब तो वो पकड़ लेती कि तू बैठ और चमत्कारी लैपटॉप के साथ में अब तू बता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इस घर में, अब तो तू सारी सच्चाई खोल के बताएगा। तो यहाँ पर रोमेश उसे बताता है कि ये बात आज से करीब 1 महीने पुरानी है। हमारे बीच में एक बार झगड़ा हो गया था, तो उस झगड़े के चलते तुम शहर में चली गई थी और तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड आयशा के साथ में थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तुम उसे घर पर ले आई थी, फिर तुम दोनों ने आपस में सेक्स किया। अब पता नहीं सेक्स किया कैसे, वो तो खैर बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है। और फिर उस बंदी ने तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हारी फुटेज इंटरनेट पर डालने की कोशिश करी। जब ये बात मुझे पता लगी तो मैं उससे लड़ने के लिए पहुंचा, मगर उस लड़ाई में गलती से मेरा हाथ उस पर टकरा गया और वो जाकर एक लकड़ी के खंभे से टकरा गई, उसकी डेथ हो गई। फिर उसकी डेड बॉडी को मैंने छिपा दिया और तुम्हारी जान बचाने के पीछे ये सारा कांड हो गया। तो नेहा उसके तो गले लग जाती, कहती है यार तू ही मेरा पति है, मेरा यार दोस्त सब है, तेरी वजह से मैं बची हूँ, नहीं तो मेरी तो इमेज जो है वो खराब हो जाती। कुल मिलाकर के यू आर माई गॉड। अगेन इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, ये घूमी फिरी करने लगते हैं, गाने वाने बजाने लगते हैं। मगर एक दिन एक स्तासियों, मतलब फ्रेंच में तो स्तासियों कहते हैं लेकिन इंग्लिश में स्टेशन कहते हैं, जो कि गैस स्टेशन के पास में छोटी सी ग्रोसरी स्टोर होती है ना, उसे वहां उसे एक लड़की घूर घूर के देख रही होती है और अचानक से अगले दिन वो उसके घर पर भी आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे पहचाना। तो नेहा मना कर देती कि नहीं सॉरी आई डोंट नो यू। तो लड़की बताती है कि मैं हूँ तेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा। ये बात सुन करके नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिर तुम आयशा हो तो फिर इतने दिनों तक जिससे मैं मिल रही हूँ वो कौन है। नेहा को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, तो आयशा उसे अपने बचपन की पुरानी फोटोज दिखाती है, कैसे ये लोग इंडिया से साथ में स्कॉटलैंड आए, स्कॉटलैंड में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, फिर साथ में जॉब करी, एंड देन स्कॉटलैंड में ही नेहा की शादी हो गई, वो यहाँ पर रहने लग गई और अपनी सोशल मीडिया की ढेर सारी फुटेजेस भी उसे दिखाने लगती है। तो नेहा को तो विश्वास ही नहीं होता। आयशा कहती है कि यार तेरे पास फोन नहीं है क्या, तू कभी भी चेक कर सकती थी, हमारी फेसबुक पर इतनी सारी फोटोज, इंस्टाग्राम पर है, हम ट्विटर पर भी साथ में थे। जिस पर नेहा बताती है कि मैडम आपकी बात सही है मगर यहाँ पर क्या नेटवर्क आता नहीं है तो इसलिए मैं यूज नहीं कर पाई थी। तो चलो उसके पास में ये पॉइंट था, मगर अब नेहा को ऑलमोस्ट सच्चाई अब और नहीं पता लग गई थी कि कहानी में अगेन कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है और घर में आत्मा तो है। तो अगर आत्मा से बात करनी है और सारी सच्चाई का पता लगाना है तो किसी एक ऐसे मीडियम के थ्रू गुजरना होगा जो कि सारे राज उगल सके। तो स्कॉटलैंड में ये लोग पहुंच जाते हैं एक हॉस्पिटल में, जहां पर एक लड़की बताती है कि मेरे पिता एक मीडियम है जो कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच का सोर्स बने फिरते हैं, मतलब कि हेल्प करते हैं लोगों की। तो आप पकड़ो इनका हाथ, मैं भी पकड़ती हूँ इनका हाथ, ये रहेंगे मीडियम और ये दो दुनियाओं के बीच का रास्ता, एक मतलब ब्रिज तैयार करके सारी सच्चाइयां हमें बता सकते हैं। और अब हालांकि ये भाई साहब एक रशियन होते हैं, तो जो हार्ट बीट वाली मशीन
रशियन होती है, वो रशियन के अंदर इनको कह रही होती है कि निकल जाओ यहाँ से। खैर रशियन तो अच्छी होती है, मतलब लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, और सबको आनी चाहिए, मतलब काफी कूल लैंग्वेज होती है और 6000 लगते हैं इसके। ओके सो मस्ती को रखते हैं साइड में, आते हैं वापस सस्ती सी स्टोरी पर। सस्ता मैंने क्यों बोला वो भी एंड में बताऊंगा, खैर बहुत सारी चीजें होंगी एंड में क्या क्या बताऊंगा मैं। तो आयशा उसे कहने लगती है कि यार तुझे सारी सच्चाई अगर पता लगानी है तो एक बार तो उस बोट गैराज में जाना ही पड़ेगा जो कि तेरे घर के नीचे स्थित है, तो कैसे भी करके वहां तक पहुंच। अब वो क्या है, ताला वगैरह लगे हुए होते हैं वहां पर, तो ये उल्टा घुसने की कोशिश करती है। तो वो जाती है सबसे पहले अपने हिल पर, मतलब जो आइलैंड का टॉप पोर्शन होता है, तो वहां जा करके अभी उल्टी साइड से उतरने की कोशिश करती है। मतलब कैसे देते हैं, चट्टान को पकड़ करके मुंह में मोबाइल रख करके टॉर्च जला करके बड़ी ही मुश्किल के साथ में नीचे बोट गैराज तक पहुंच जाती है। मगर तभी उसका पैर फिसल जाता है, बहुत जोरदार की लगती भी है उसके। तभी वो देख पाती है कि पानी में किसी का सैंडल है, और जैसे ही वो सैंडल निकालती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि इसमें तो एक ताबीज है, और इस ताबीज को लेने के लिए जब वो जाती है तो नीचे उसको एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर नेहा के तो होश उड़ चुके थे, और अब वो भीगी भागी ऊपर आती है रोमेश से फिर झगड़ा करने के लिए, फिर सच्चाई पूछने के लिए। अब तो बोल दे। देन यहाँ पर रोमेश कहानी बताना स्टार्ट करता है कि हम जब मिले थे 1 महीने बाद, जब हमारी शादी होने वाली थी, तो उन्हीं दिनों में एक रेस्टोरेंट में बैठा था और एक माया नाम की भी लड़की वहां पर बैठी हुई थी कि तभी एक पागल चोर या फिर पागल आतंकवादी आकर फालतू में ही गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ढेर सारे लोग जो हैं मारे जाते हैं। तो मैं एक टेबल के नीचे जाकर छिप रहा था कि तभी माया भी वहां पर आ गई थी। अब जैसे ही माया को रोमेश टच करता है तो मतलब गोलियां अलग चल रही है और इसको मैडम को सेक्स सूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रोमेश की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और क्योंकि अब गोली लगी होती है तो गोली को निकालने के लिए लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, ये जाते हैं रोमेश के घर पे। रोमेश उसके कपड़े खोल के उसकी गोली निकालता है, और जो माया आंटी है पता नहीं इनको क्या हो जाता है, वो सेड्यूस हो जाती है उससे थोड़ा। इसी बीच वो उसके और उसके फादर की भी तस्वीर देखती है, जो कि मतलब बहुत रिच हैं, और ये आइलैंड भी बहुत टाइम पहले बड़े महंगे दामों में उन्होंने खरीद रखा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं माया को रोमेश से प्यार हो चुका होता है। अब एक दिन यूं ही ये लोग रास्ते में टकराते हैं, तो घर जाने के लिए अपना रोमेश भाई तो अमीर है, फिर भी पता नहीं पैदल चल रहा था उस दिन, तो मैं उससे टकरा जाती है, कहती कि लाओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इतने में ही कुछ बुली लोग, जो कि अमेरिका में आम है, वो कहते हैं कि लाओ तुम्हारे पास भी बढ़िया गाड़ी, मेरे पास भी बढ़िया गाड़ी, चलो रेस लगाते हैं। मतलब लड़कियां कब से रेस लगाने लग गई, ये थोड़े ताज्जुब की बात है। तो एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस डोमिनिक टोरेटो बन करके ये रेसिंग लगाना शुरू करती है उन दो फर्जी लोगों से, और एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी इनके बीच में रेस होती है। रेस भी क्या मतलब यार, सब एंड में बोलूँगा मैं, यूं कभी स्टीयरिंग कभी यूं स्टीयरिंग, और एट द एंड वो जीत भी जाती है। तो जो बेचारे अंग्रेज होते हैं वो अपना मुंह छिपा करके चले जाते हैं, और यहीं इन दोनों के बीच में जोरदार प्यार हो जाता है। रोमेश कहता है कि यार तू पागल है, मतलब एक जुनून अपने बोले हुए कमिटमेंट के पीछे तो पागल हो जाती है। अगर किसी से प्यार कर बैठेगी तो उसके लिए तो या तो जान ले लेगी या जान दे देगी। तो माया कहती है यस यू आर राइट माय बेबी। और फिर कार में इनके बीच में समागम हो जाता है, और इस समागम के ठीक तुरंत बाद में जब एक दिन अपने भाई साहब अपने इस घर में पहुंचे होते हैं, तो उनसे मिलने के लिए उनके पिताश्री आते हैं, और पिताश्री कहते हैं कि आज बेटा मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, ये है तुम्हारी नई मम्मी। तो मम्मी को देख के तो रोमेश के होश खड़े जाते हैं, बोले यार ये क्या बात हो गई, ये तो मेरे साथ थोड़े दिन पहले समागम सम्मेलन में थी और अभी पिताजी के साथ में, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो उसको ऊपर लेके जाता है कोने में, पूछता है कि आखिर गोल्ड डिगर तेरी सच्चाई क्या है, तू चाहती क्या है, तू तो मतलब जानती होगी कि मेरे पिता भी अमीर हैं, तो उनके साथ में भी अलग मेरे साथ में भी अलग गेम खेल रही है, तेरा मोटिव क्या है। तो यहाँ माया मैडम बताती है कि दुनिया में 2 चीजें होती है, एक होता है प्यार जो कि हर किसी को नहीं मिलता, मुझे तुम्हारे अंदर मिल गया तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ रहूं, मगर तभी मैंने सोचा कि यार प्यार से किसी का पेट भरता है क्या, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए होता है। फिर मैंने तुम्हारे फादर की तस्वीर देखी जिनके पास बहुत सारा पैसा था, पैसों से पेट भरता है, तो फिर मैंने उनके साथ शादी करने का डिसाइड किया। तो अब मेरे पास दोनों है, पैसा और प्यार। पैसा तेरे बाप का उड़ाऊंगी और प्यार मैं तुझसे करूंगी। और अब ये बात बुरी लग जाती है अपने रोमेश भाई को। अब वो कहीं ना कहीं अपने पिता को ये बात बताना तो चाहता होता है मगर बता नहीं पाता, और बड़ा परेशान सा होता है, मतलब रात को सेक्स भी कर लेता है और मतलब बड़ा परेशान होता है। इसकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, कितना मुश्किल रहा होगा बेचारे के लिए, मतलब कैसे बताए। फिर एट द एंड अपने पिताजी को जाकर के बता देता है कि यार आप जिस बंदी के साथ में हो, और वो बोलने लगता है कि शी इज अ गोल्ड डिगर स्लेट, मगर तभी वो उसके माथे पर देती है फट, और बेचारे पिताजी का वहीं पर देहांत हो जाता है। इस बीच इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। रोमेश कहता है कि आखिर तूने मेरे पिताजी को मारा कैसे, जिस पर माया मैडम बताती है कि देख पुलिस को तू कुछ बता नहीं सकता, अगर जाकर के बताएगा तो पुलिस तो दोनों पार्टीज की सुनेंगी ना, जब मेरे पास आएंगी तो मैं बोलूंगी कि ये मुझसे प्यार करता था, और जब इसके पिता हम दोनों के बीच में आए तो इसने अपने पिता को ही रास्ते से हटा दिया, सारी प्रॉपर्टी खुद हथियाने के लिए उसने ऐसा किया।
तो समझ लेना तेरा पत्ता साफ है। तो यहाँ पर इनके बीच में हो जाता है जबरदस्त झगड़ा और वो उसे हल्का सा धक्का देता ही है और मैडम जाकर के कांच के दरवाजे से टकरा कर नीचे गिरती ही है और मैडम की जान चली जाती है, न जाने क्यों। गिरा तो मैं भी बहुत बार हूँ मगर मैं आत्मा नहीं बना कभी। ओके, सो एट द एंड हमारे रोमेश भाई दोनों बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए डालते हैं एक बोट में और बोट से पहुंच जाते हैं क्रूज स्टेशन पर, जहां पर अपने पिता को वो डालता है एक क्रूज में, मतलब यॉर्ड कह सकते हैं ऐसे, और उसे चालू करके छोड़ देता है, वायर वगैरह काट देता है। आगे चल करके जैसे ही उसमें ब्लास्ट होता है तो लोगों को लगे कि यार पिताजी तो एकदम यूं ही रात को निकल रहे थे नशे पत्ते में, सर्किट वर्किट जल गया बोट का और वो मारे गए। और जो माया की लाश होती है वो उसे वहीं पानी में डाल देता है, मगर न जाने क्यों माया उस वक्त भी जिंदा थी और वो चलते चलाते तैरते तारते पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, मगर रोमेश के पास तक बोट गैराज तक पहुंच चुकी थी। तो अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसके टांगे बांध देता है एक पत्थर के साथ में और उसी पानी में उसकी लाश को छोड़कर गैराज में वापस आ जाता है। और जब उसे लगता है कि आत्मा आएगी तो वो उस दरवाजे को बहुत सारे लॉक लगा करके बंद कर देता है। यानी कि गाइस आप समझ गए ना, लॉक लगा करके आत्मा को रोका जा सकता है। गुड पॉइंट। और आखिरकार इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि अब जाकर के नेहा को फाइनली सारी सच्चाई मालूम चल चुकी होती है। तो ये डिसाइड करती है कि ठीक है हम माया की आत्मा को खत्म करेंगे। अब माया की आत्मा को खत्म करने के लिए मैडम को वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने जो बताया था ना कि सॉल्टेड वाटर में, मतलब नमक के पानी में उस सोर्स को रख दो यानी कि ताबीज को, तो उसकी ताकत आधी हो जाएगी, फिर उसको जला देना तो भूत भाग जाएगा या जल जाएगा। तो मैडम इसी कोशिश में लग जाती है। पहले एक बाउल में जाकर के नमक डालती है, फिर उसमें पानी डालती है, फिर लॉकेट डालती है और अब ढूंढ रही होती है कि जलाऊं किससे। और भूत भी सोच रहा होता है कि हाँ ठीक है जब तक जला ले तब तक मैं आ जाऊंगा। अब एक तरफ उसने क्या किया होता है कि रोमेश के पेट में एक ना बेसबॉल का डंडा उल्टा घुसेड़ दिया होता है, मतलब टुकड़ा डाल दिया होगा यार। तो वो उसको निकालता भी नहीं, वो सोचता है कि हाँ पेट में रहने तो ज्यादा सेक्सी लग रहा है और वो उसको लेकर के बोट गिराज तक निकलने की कोशिश करता है क्योंकि हेलीकॉप्टर आता नहीं ना रात को। और वहीं दूसरी तरफ हमारी जो मैडम है ये घर में घास तेल ढूंढ रही होती है। तो उसको याद आता है कि हाँ घर में तो वर्कर थे, ढेर सारा घास तेल और कीले वीले और मतलब बहुत सारी चीजें पड़ी होगी, माचिस वगैरह। तो ये जाकर के घास तेल की छोटी सी पीपे को ढूंढ करके उसमें बॉनफायर वाला जो होता है उसमें जाकर के आग लगाती कि हाँ ताबीज को उसमें डालूंगी मैं, मतलब फर्श नहीं गंदा करना चाहती थी ये भूत के डर से। खैर बड़ी कॉमेडी मूवी थी, अब मैं और क्या ही बताऊं इस मूवी के बारे में। एंड एट द एंड ताबीज को डाल दिया जाता है झुलसती आग में और हमारी भूतनी जलते जलाते इन्हें मारने की कोशिश करने वाली होती है, मगर ये लोग बोट से आगे निकल जाते हैं और मतलब इधर एक तरफ ताबीज जल गया, इधर भूत भी जल गया और ये बात दोनों बच गए चांद से। और मूवी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि घायल पड़ा अपना रोमेश जो कि प्यार की तलाश में होता है और कहता है कि नेहा वापस से मेरे लाइफ में लौट आओ, मगर नेहा उसे ठुकरा करके चली जाती है और कहती है कि हरामी तो तू भी था बेटे, तूने भी माया के साथ बहुत सारा गाना गाया तो मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती एंड बाय। तो चलो मूवी हुई खत्म, अब करते हैं इसका टनाटन रिव्यू शुरू। तो मूवी की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि एक तो चमत्कारी बेड है, एक चमत्कारी सीढ़ियां हैं और एक चमत्कारी लैपटॉप है। अब वो क्यों है? क्योंकि डायरेक्टर ने सिर्फ यही 3 चीज असली दिखाई है। पूरी की पूरी मूवी साली ग्रीन स्क्रीन पर शूट की गई है, ना तो कोई स्कॉटलैंड और ना ही कोई दूसरा लैंड इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। अब मैं क्या यार, बीइंग एन एडिटर, जब ये सारी चीजें देखता हूँ ना तो एडिटिंग के टाइम पर पता लग जाती है कि कौन से शॉट्स असली हैं, कौन से शॉट्स नकली हैं। तो पूरी की पूरी पिक्चर ही नकली है। स्टोरी लाइन में भी एकदम इन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ज्यादा एक्टर्स को भरा, मतलब खर्चा जहां जहां बच सकता था बचा, बचो के सिर्फ एक हॉरर स्टोरी पटक दी लोगों के माथे कि लो ऐश करो। मुझे लगता है कि इस मूवी से ज्यादा महंगे तो अपने हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी और अपने कैरी के ना वीडियो महंगे पड़ते होंगे, वो उनका बजट ज्यादा होता होगा इस पूरी मूवी से, तो क्योंकि मात्र 3 चीजें असली दिखाई गई है। और रही बात इन एक्टर्स की तो यार मतलब बहुत ही वाहियात एक्टिंग करी है सभी ने। खैर अविका कौर से तो मेरी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बचपन से देखता आ रहा हूँ बालिका वधू के टाइम से, पर उसने भी कुछ ज्यादा खासा कमाल नहीं दिखाया। तो ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो सोचा कि एक बार मूवी खत्म हो जाने के बाद में एक दिल से रिव्यू तो दूंगा ही। तो ये सारी मेरी दिल से बातें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। मूवी अच्छी लगी हो तो भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो भी प्लीज गाइज डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो फिर फनी कंटेंट या फिर थोड़े से टेक्निकल कंटेंट भी देखने के लिए, जैसा भी आपको पसंद है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग बड़ी ही मेहनत करके ऐसे क्वालिटी कंटेंट लेकर आते रहते हैं। खैर जो मूवी मुझे पसंद आती है उसे मैं बहुत ज़्यादा दिल से एक्सप्लेन करता हूँ, और जो पसंद नहीं आती है उसके दिल से मारता हूँ। तो देख ही लिया होगा कितना गंदा मेरा रेस्पॉन्स था अबाउट दिस
दिस मूवी। खैर इसके बाद में मैं एक और बढ़िया मूवी लेकर आने वाला हूँ जिसका नाम है 1920 एविल रिटर्न। ये वो मूवी है जो कि 1920 की फ्रेंचाइजी में ही काउंट होती है, तो वो मूवी सचमुच उससे फार बेटर है, तो वो जल्दी लेकर के आऊँगा। तो उसके लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।